नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस पहली क्लास में। फिर विद्यार्थियों, आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, किस पैटर्न पर ये भारतीय संविधान बनाया गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। और अगर हम सबसे पुराने संविधान की बात करें तो अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है। और सबसे छोटे संविधान की बात करें तो मोनाको एक कंट्री है जहां का संविधान सबसे छोटा संविधान। तो इस संविधान शब्द का अर्थ क्या है, इस संविधान का मतलब क्या है। संविधान एक पुस्तक है। किससे संबंधित पुस्तक है? नियमों और कानूनों से संबंधित पुस्तक है, जो किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के ऊपर शासन करने या उन्हें व्यापार करने या विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें अपना हक दिलाने के लिए ये एक पुस्तक बनाई जाती है, जिसमें कानून और नियम को लिपिबद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान को बनाने के लिए देखिए, आप एक बात याद रखिए, क्वेश्चन हम उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा ट्रैक कर पाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से पढ़ना है जो पेपर के लिए रिलेवेंट है। अदरवाइज डिटेल में आप पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत है, जो आप यूपीएससी के लिए आपके काम का है। लेकिन एसएससी का अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे तो आपको टू द पॉइंट बातें याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले भारतीय संविधान को बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई कितने लोग एकत्रित हुए? 389। इस संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले 389 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 17 फरवरी को। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन मार्क पूछा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पहली बैठक थी संविधान सभा की। दूसरी बैठक संविधान सभा की कब हुई? तो आप बोलेंगे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आप बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 17 फरवरी जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर रहा होगा वो देखेंगे कि ये क्वेश्चन वहां पूछा हुआ है। इसके बाद सिलसिला आगे चला, संविधान बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन बीच में देखिए, संविधान कब बन रहा है? दिसंबर 1946। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले देश आजाद नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत एक था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान से अलग हो गया। तो क्या संविधान बन के तैयार हुआ? आप बोलेंगे नहीं बन के तैयार हुआ। तो इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान चले गए। तो इस 389 व्यक्तियों में से 90 लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो बचे कितने लोग? आप बोलेंगे 299 लोग कुल बचे। इन्हीं 299 लोगों ने क्या किया? पूरे इस विस्तृत संविधान को लिखा। हम आशा करते हैं कि इतनी बात आप समझ गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान के अंतर्गत, अब इतनी बात हमने डिटेल में बताया कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इस कमेटी में कितने लोग थे? तो आप बोलेंगे 389 लोग थे, जिसमें 90 लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। और बचे कितने? 299 लोग। इन्हीं 299 लोगों ने क्या किया? इस संविधान को निर्माण दिया, इस संविधान को कंप्लीट बनाया। इतनी बात हुई। इस संविधान को बनाने के लिए लगभग 64 लाख रुपए की लागत लगी इसमें। इस संविधान को बनाने में कितना पैसा लगा? आप बोलिए 64 लाख। ये रही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा, जो आप एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं, बता दें। देखो, संविधान एक बुक है, ऐसे समझो। संविधान क्या है? पुस्तक है, जिसके अंदर कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट हैं, जिन्हें हम चैप्टर या भाग बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, या फिजिक्स की हो, मैथ की हो, बायो की हो, तो उसमें क्या होते हैं? इंडेक्स में दिया रहता है चैप्टर।
अब उस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर हम गति पढ़ रहे हैं तो आप उसके अंदर गति चैप्टर के अंदर आप देखें वृत्ति गति क्या है, घूर्णन गति क्या है। तो ऐसे इस चैप्टर 22 चैप्टर की इस बुक में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो कितने, 395। अब और ज्यादा हो गए, इसके अंदर सेक्टर भी होते हैं ए बी सी। तो वर्तमान समय में तो अधिक है, लेकिन जो मूलभूत हमारा बना हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद। अब आपको पता होगा कि कोई पुस्तक बन के जब तैयार होती है तो बाद में जरूरी नहीं कि उसी समय सारी चीजें खोजी जाए, उसी समय सारी चीजों का आविष्कार हो, बाद में भी कुछ चीजें होती हैं। तो बाद में संविधान के अंतर्गत जो चीजें खोजी गई उसे हम कहाँ फेंक दिए लाके, अनुसूची में। तो अनुसूची क्या है, बाद में जो चीज हम खोज कर लाए, छोटे छोटे पॉइंट्स। तो आपको पता है संविधान तो एक सीक्वेंस में बना हुआ है, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को कहाँ लगाएंगे, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने एक अनुसूची, सेक्टर वाइज अनुसूची में हमने क्या किया, डाल दिया। तो संविधान में कितनी अनुसूची है, 22 अनुसूची। कितने भाग हैं, 25, 22 भाग हैं। जब बना तो कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद। ये बात हुई, ठीक है। अब देखो हमारे ऊपर शासन कैसे किया जाता है। अगर आपको सही से रहना है, अच्छे तरीके से रहना है, तो इसके अनुसार चलो। जब आप इसके अनुसार चलेंगे तो आपको कोई खतरा नहीं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। अगर थोड़ा सा भी इससे आप दूर गए तो आपको पुलिस टांग ले जाएगी, और पुलिस क्या लगा देगी, आईपीसी। जैसे इसका मतलब क्या है, देखो जैसे आपको क्या है, बोलने की आजादी, विचरण करने की आजादी, आपको घूमने की आजादी है, आपके मौलिक अधिकार में आप विचरण कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। तो इसका ये अर्थ तो नहीं है कि आप किसी के सैन्य कक्ष में घुस जाएंगे। तो आप क्या किए, आप उसके अपने मूल अधिकार का क्या किया, अल्पीकरण समाप्त कर दिया। तो इसके अंतर्गत आपको क्या करेगी, पुलिस टांग के ले जाएगी। अच्छा, पुलिस टांग के ले जाएगी तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी, पुलिस आईपीसी के अनुसार क्या लगा देगी, धारा लगाएगी। अगर आप पुलिस से नहीं समझ रहे हैं तो आपको पुलिस कहाँ भेजेगी, पुलिस अपने यहाँ तो कोई कानून नियम बनाएगी। तो पुलिस इस मतलब आईपीसी के थ्रू आपको अरेस्ट करेगी और कहाँ फेंकेगी, कोर्ट फेंकेगी। तो कोर्ट क्या लगाएगी, सीआरपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ध्यान से देखिए, संविधान से रहोगे कोई समस्या नहीं, इसको फॉलो नहीं करोगे पुलिस टांगेगी। पुलिस क्या लगाएगी, आईपीसी लगाएगी। पुलिस से अगर काम नहीं बने, पुलिस कहाँ फेंकेगी, कोर्ट फेंकेगी। कोर्ट क्या लगाएगी, सीआरपीसी। तो बेसिक अप्रोच हम आशा करते हैं कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार करिएगा, भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित विस्तृत संविधान है। सबसे पहला सबसे पुराना संविधान किसका है, अमेरिका का है। सबसे छोटा संविधान किसका है, मोनाको का है। इस संविधान सभा में सबसे पहले कितने व्यक्ति थे, 389 व्यक्ति थे। भारत आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ तो 90 लोग पाकिस्तान चले गए। तो 299 लोगों ने इस संविधान को बनाया। इस संविधान की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं, देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा अनुसूची है। तो हम एक बात करते हैं कि अनुसूची को पहले समाप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे इन सब पर छोटे छोटे पॉइंट्स जो होंगे डिटेल में अच्छे से इनको समझें। तो अनुसूची क्या है, तो इतना बस याद रखिए कि संविधान में जो बाद में चीजें लाई जाती हैं उनको संविधान में कहाँ रखें, तो अनुसूची के अंतर्गत इनको क्या कहते हैं, शिफ्ट कर। तो अनुसूची कितनी है, 12। एक एक अनुसूची को हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हुए चलते। जैसे हम यहाँ लिस्ट वाइज बताएंगे। अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची फर्स्ट, पहली अनुसूची क्या है, पहली अनुसूची में बोला गया कि भारत में जो राज्य है, भारत राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य हैं, जिसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ये सब लोग थे, तो भारत लगभग लगभग 550 555 छोटी छोटी राष्ट्रों में बटा हुआ था। अब इन सबको एक करना बहुत कठिन था, क्योंकि हर एक राजा की अलग मत। तो इनको सबको एक लुभावना दिया गया कि आप अभी शामिल हो जाइए, जब आपकी इच्छा होगी, जब आपको ऐसा लगेगा कि हम भारत में सम्मिलित होने के बाद हमें अच्छा नहीं लगा, या हमें उनकी नीतियों को, या हमें उनको उनकी नीतियों को अपनाने में समस्या हो रही, तो आप अलग हो जाइए।
अब उनको एक छोटा सा लुभावना देके एक्सेप्ट कराया, शामिल किया, लेकिन देखिए दिमाग लगा दिया, इसमें साइन करवा दिया। भारत राज्यों का संघ है, भारत जो है राज्यों से मिला हुआ, मिलकर बना हुआ है। अब जब राजा लोग इस पर सिग्नेचर कर दिए, तब उनकी बस की बात नहीं क्या अलग हो जाए। तो याद रखिएगा, कोई भी राज्य नहीं चाह सकता कि भारत से अलग हो जाए, क्योंकि अनुसूची फर्स्ट के तहत भारत राज्यों का क्या है, संघ है, और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। ये वैसे वो प्रदेश होते हैं जहां पे देखिए, जैसे जम्मू है, जम्मू कश्मीर है, और आप अगर देखिए तो जम्मू कश्मीर में आप चेक करेंगे कि जैसे बाहर से कोई आदमी आ रहा है और वहां का मुख्यमंत्री मान लीजिए बीजेपी पार्टी का नहीं, और बीजेपी का कोई नेता बाहर से आ रहा है मिलने, बीजेपी से मिलने आ रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई हमारे राज्य से आप नहीं जा सकते। तो क्या होगा उस तरीके में, क्या होगा, देश से जो बाहरी रिश्ता संबंध बन रहा उस पर क्या होगा, मतभेद होगा। तो 8 राज्य ऐसे हैं जहां पे केंद्र का सीधे सीधे शासन है, तो उन्हें क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहा गया। 28 राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस केंद्र शासित प्रदेश में सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके पास खुद की पुलिस नहीं है, उनके पास इतना पावर नहीं है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को किसने बनाया, क्योंकि जितने भी वीआईपी लोग भारत आएंगे वो दिल्ली में ही आएंगे, अधिकांश उसी रास्ते से आएंगे। मान लीजिए वहां का मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी का नहीं है, अभी मुख्य प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी में, तो बाहर से विदेशी संबंध जो उनका बन रहा है, वहां के मुख्यमंत्री गड़बड़ कर बोलेगा यहाँ जाम लगवा दें, मान लीजिए कोई नेता आ रहा जाम लगवा दें, तो वहां किसका शासन होगा, केंद्र सरकार का होगा। लेकिन याद रखिए, यूपी के पास मुख्यमंत्री के पास जितना पावर है उतना दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं। तो केंद्र शासित का सीधा सा ये तो मतलब है ना, केंद्र का जहां शासन हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो अनुसूची फर्स्ट में बोला गया है भारत राज्यों का संघ है, ना तो मनमानी आप अलग हो सकते हैं, ना मनमानी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। हम आशा करते हैं कि अनुसूची में जो आप पहली अनुसूची आप अच्छे से समझ। अनुसूची 2 क्या है, अनुसूची 2, अनुसूची 2 में देखिए जो भी विधायक होगा, सांसद होगा, एमएलए होगा, एमपीज होगा, जो भी व्यक्ति होगा, उसकी वेतन या पेंशन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 क्या है, वेतन या पेंशन के बारे में। हम आशा करते हैं दूसरी अनुसूची समझ गए, उसको बहुत डिटेल में बताने जरूरत है। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ, अनुसूची 2 वेतन या पेंशन के बारे में। अनुसूची 3 के बारे में चलते हैं। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में यह बताया गया है शपथ किसको कौन शपथ दिलाएगा। जैसे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो आप जानते हैं राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का जो मेन जज होगा। इस प्रकार सांसद, सभी सांसद को शपथ कौन दिलाएगा, प्रधानमंत्री दिलाएगा। तो इन छोटी छोटी पॉइंट को किसको कौन शपथ दिलाएगा, शपथ के क्या नियम है, इन सारी चर्चा को कहाँ किया गया, अनुसूची 3 में। हम आशा करते हैं अनुसूची फर्स्ट क्या है, भारत राज्यों का संघ। अनुसूची सेकंड क्या है, वेतन या पेंशन। अनुसूची थर्ड क्या है, शपथ। शपथ ग्रहण के क्या नियम है, किसको कौन शपथ दिलाएगा, अनुसूची थर्ड। इसके बाद चलते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 में, अनुसूची चौथी अनुसूची में बताया गया है कि इसमें राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, किसी राज्य में या राज्य में सीटों के निर्धारण, राज्य की सीटों के बारे में जो डिक्लेयर किया जा रहा है वो अनुसूची 4 में। यानी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें रहेंगी, महाराष्ट्र में कितनी रहेंगी, बंगाल में कितनी रहेंगी, झारखंड में कितनी रहेंगी, गुजरात में, एमपी में। तो सीटों का निर्धारण, राज्यसभा में सीटों का निर्धारण अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 में क्या है, एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। देखिए ध्यान से, एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान, ये जो कि पिछड़े जनजाति के व्यक्ति हैं, जो एससी शेड्यूल कास्ट में होते हैं, उनको, उनके लिए एक विशेष प्रावधान किसमें दिया गया है, अनुसूची 4 में दिया, 5 में दिया गया है। अगर हम बात करें अनुसूची 6 की, तो अनुसूची 6 में ये बताया गया है, अनुसूची 6वीं अनुसूची में बताया गया है कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे आप बोल सकते हैं त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य को विशेष प्रावधान। देखो इनका क्या है, जैसे ध्यान से देखिए, जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं, आपको पता हो उनकी इतनी अच्छी उपज नहीं है, ना इतना अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनके विकास के लिए हर राज्य, जो विकसित राज्य है, उनके कंपेरिजन में उनको अधिक पैसा देना पड़ेगा। अधिक पैसा देंगे तो तभी तो वो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएंगे, विकासशील बनेंगे। तो पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष छूट दी गई है, अर्थात विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची किसमें, पूर्वोत्तर राज्यों को, पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्रावधान अनुसूची किसके अंतर्गत, अनुसूची 6 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को क्या दिया गया, विशेष प्रावधान।
अगर हम यहाँ अनुसूची 7 की बात करें, अनुसूची 7 क्या है, तो अनुसूची 7 में है, अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या है, शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है, शक्ति का विभाजन। इसका क्या मतलब है, देखो यार, कोई किन किन शक्तियों को संघ सरकार के पास रखना है, किन किन शक्तियों को राज्य सरकार के पास रखना है, मतलब किन किन पावर को राज्य सरकार हैंडल करेगी, किसको केंद्र सरकार। कुछ ऐसे होते हैं जिनको केंद्र और राज्य दोनों मिलकर आप काम चलाते हैं, उनको हम समवर्ती सूची में रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया, देखिए ध्यान से समझना, हर चीज राज्य सरकार को नहीं सौंपा जाएगा। जैसे देखिए संघ सरकार में क्या क्या रखा गया, संघ सरकार में जैसे आर्मी को किस में रखा गया, आर्मी को रखा गया संघ सरकार। अब अगर किसी राज्य को आर्मी दे दिया जाए तो ये क्या करेगा, दूसरे राज्य पे ही हमला कर, मनमानी करने लगेगा। दूसरा रेलवे को किस में रखा गया, रेलवे को राज्य सरकार में रखा गया। इसीलिए देखिए, अब मान लीजिए किसी दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री बोलेगा नहीं, दिल्ली की ट्रेन हमारे रास्ते नहीं जाएगी, विरोध कर देगा, तो रेलवेज को किस में रखा गया, संघ सूची में रखा गया। आर्मी को किस में रखा गया, संघ सूची में। एयरफोर्स को किस में रखा गया, संघ सूची में। नेवी को किस में रखा गया, संघ सूची में। अगर हम यहाँ से देखें तो आप ये बताइए कि जैसे हम बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट, जो एयरलाइंस उनको किस में रखेंगे, संघ सरकार में। तो संघ सरकार में उन सभी चीजों को संघ सरकार के अंतर्गत रखना पड़ेगा, उस पर संघ सरकार शासन करेगी। क्योंकि देखिए ये सब क्या है, इस पे अगर विरोध होने लगेगा तो कि कोई राज्य अगर विरोध करेगा तो देश के भविष्य में क्या है खतरा है, संघ सरकार। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है, राज्य सरकार। जैसे राज्य सरकार के पास क्या है, राज्य सरकार के पास खुद की पुलिस हो, खुद का विद्यालय हो, चिकित्सा हो, और वहां अपनी निधि से वेतन देगा लोगों को। तो राज्य सरकार के पास जैसे स्कूल है, स्कूल के बाद आप बोल सकते हैं स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, इन सब छोटे छोटे पॉइंट को कौन रखेगा, राज्य सरकार। यातायात है, राज्य सरकार। लेकिन इन दोनों का भी कुछ चीजें हैं जिनमें दोनों का शासन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। जैसे देखिए शिक्षा हुआ तो शिक्षा में राज्य सरकार का भी हाथ है और केंद्र सरकार का। आप देखते होंगे ना किसी किसी राज्य में जो आपकी यूनिवर्सिटी केंद्र की है, लेकिन जो राजकीय विद्यालय है वो राज्य की। इसके बाद स्वास्थ्य, जैसे देखिए विद्यालय एजुकेशन के लिए दोनों का काम रहेगा, केंद्र सरकार भी करेगा और राज्य सरकार भी करेगा। इसके बाद चलिए एजुकेशन हो गया, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और करते हैं स्वास्थ्य के लिए। जैसे अस्पताल देखेंगे, सेंट्रल हॉस्पिटल भी रहेगी और आप देखेंगे राज्य की अस्पताल भी होगी। तो एजुकेशन हो गया, इसके बाद आपका स्वास्थ्य हो गया, इन सब पर दोनों का मतलब जिम्मेवारी रहती है। समवर्ती सूची में दोनों काम करेंगे, यानी संघ सरकार भी यहाँ रहेगी और राज्य सरकार भी काम करेगी। तो संघ सरकार राज्य सरकार जहाँ मिलकर काम करेगी वो कहाँ होगा, समवर्ती सूची में। अच्छा ध्यान से देखिए, जब संविधान बन रहा तो एक सादा पेज छोड़ दिया गया और उसको वहां के व्यक्ति ने कहा इसे अवशिष्ट में रखिए। कहाँ रखेंगे, अवशिष्ट में। क्योंकि देखिए भारत आधुनिक देश है, समय समय पर नई नई चीजों का आविष्कार होगा, तो उस समय ये विवाद ना हो किसको राज्य सरकार के अंडर में रखा जाए, किसको संघ सरकार में रखा जाए। तो अवशिष्ट सूची में उन चीजों को रखना है जो बाद में संविधान बनने के बाद खोजी जाएंगी, आविष्कार होगा, तो उन पर शासन कौन करेगा। तो अवशिष्ट में सीधे सीधे शासन किसका होता है, संघ सरकार का होता है। जैसे व्हाट्सएप क्या है, संघ सूची। फेसबुक किसमें है, संघ सूची में। यूट्यूब किसमें है, संघ सूची में। परमाणु बम किसमें, किसके संघ सूची में है। इसके बाद जितने भी टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, साइबर क्राइम वगैरह, इन सब पे किसका हाथ रहेगा, संघ सरकार। तो हम समझते हैं शक्ति का विभाजन अनुसूची 7 आप डिटेल में समझिए हम लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 क्या है, देखिए ध्यान से। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित। अनुसूची 8 किससे, भाषा से संबंधित। जब हमारा संविधान बन के तैयार हो तो उस समय केवल 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय कितनी भाषा, 22। तो सीधा सा मतलब है अनुसूची 8 किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित। अनुसूची 9, अनुसूची 9, अनुसूची 9 है भूमि सुधार। अनुसूची 9 क्या है, भूमि सुधार। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ संविधान का पहला संशोधन किया गया। एक समस्या है, जैसे अब बताइए योगी जी रोड बनवाने के लिए चौड़ीकरण कर, मकानों को तोड़ रहे हैं। रोड के बाएं और दाएं के जितने भी मकान हैं कुछ सीमा तक उन्हें क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है।
अब ऐसे केस में क्या करें, सीधे आगे भाग जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भाग जाए, तो वो काम क्या रुक नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक नया कानून जोड़ा गया, भूमि सुधार, अर्थात सरकार किसी भी चीज या नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए किसी भी उचित चीज को मुआवजा देके अनुचित चीज को तोड़कर वहां पे नए निर्माण कर सकती है, अनुसूची 9 के अंतर्गत। तो अनुसूची 9 क्या है, भूमि सुधार। यहाँ पे संविधान का पहला संशोधन भूमि सुधार से ही रिलेटेड है। चलिए इसके बाद चलते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है, अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 में है दल बदल। इसका मतलब क्या है, दल बदल, यानी कोई भी पार्टी का नेता, विधायक हो या सांसद, अगर उसे पार्टी छोड़ना है तो उस चुनाव के पहले, ध्यान से समझिएगा, चुनाव के पहले अगर वो पार्टी छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चुनाव के बाद वो पार्टी नहीं छोड़ सकता। ये अनुसूची 10 के अंतर्गत बताया गया। अनुसूची 10 का मतलब क्या है, अनुसूची 10 का मतलब यही है कि अगर कोई भी नेता पार्टी छोड़ना चाहता है तो वो चुनाव के पहले छोड़ दे, यानी दल बदल का मतलब चुनाव के पहले छोड़ दे, जीतने के बाद वो पार्टी नहीं छोड़ सकता। अनुसूची 10 है। अगर अनुसूची 11 की बात करें तो अनुसूची 11 में क्या बोला गया, अनुसूची 11 में नगर पालिका, सॉरी, नगर पंचायत का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, नगर पंचायत का गठन, नगर पंचायत का गठन हुआ। ये संविधान का 73वां संशोधन था, 1993 में किया गया। ये संविधान का 73वां संशोधन, जिसमें याद रखिएगा, ठीक है, संविधान कब बन के तैयार हुआ, 26 जनवरी, मतलब लागू तो 26 जनवरी 1950 हुआ, लेकिन देखते कितने समय बाद नगर पंचायत का गठन हुआ, ये हमें और पहले करना चाहिए था। तो संविधान का 73वां संशोधन 1993 में नगर पंचायत का गठन हुआ। अनुसूची 12 में जो दिया गया है, अनुसूची 12 में नगर पालिका के बारे में दिया है। किसके बारे में, नगर पालिका का गठन। नगर पालिका क्या होती है भैया, देखिए इसका ये क्यों बनाना जरूरी है भाई, एक ग्रामीणांचल का सामान्य व्यक्ति सीधे विधायक से बात नहीं कर सकता। विधायक के पास भैया इतने गार्ड है, वो उतरेगा भाई, हाथ उसके पास पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सामान्य जन की समस्याएं किसी भी मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास पहुंचाना बड़ा क्रिटिकल था। तो ऐसी स्थिति में एक नगर पंचायत का गठन हुआ 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में, जिसमें ग्राम प्रधान के पास जाके आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आप जो भारत का राज्य शासन है वो त्रिस्तरीय है, देखिए ना, केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, नगर पंचायत अलग है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लास आप संविधान से रिलेटेड समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अनुसूची तो समझ चुके हैं, इसके बाद हम अनुच्छेद शुरू करेंगे, धीरे 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 करके इसको समझाएंगे। बीच बीच में आईपीसी की भी क्लास बताएंगे और सीआरपीसी क्या है, इन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे दूसरे तक भी पहुंचाइए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि इसके बाद आपको आईपीसी या सीआरपीसी या अनुच्छेद पढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।